गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखते हैं एसपी का चैप्टर नंबर 3, अंतर विभागीय और कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार। अंतर विभागीय यानी किसी संस्था के अंदर अलग अलग शाखाओं के बीच होने वाले पत्र व्यवहार को अंतर विभागीय पत्र व्यवहार कहते हैं। प्रस्तावना में लिखा है कि सतत परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धा युक्त धंधा की जगत में प्रगति व सफल संचालन हेतु बड़ी व्यापारी पीढ़ियों या संस्थाओं को अपने विविध विभागों के साथ संकलित होकर रहना पड़ता है। संकलित यानी जुड़कर रहना पड़ता है। इन विभागों के बीच पत्र व्यवहार आवश्यक होता है। ऐसे पत्र व्यवहार अधिकांश अलग अलग विभागों के बीच एवं उनके विविध पदों पर रहने वाले अधिकारियों के बीच होता है। जैसा मैंने बताया कि यह पत्र व्यवहार आंतरिक होता है, यानी कर्मचारी का एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखा जाने वाला पत्र है, या ऑफिस या बड़ी जो ऑफिस है वहाँ से लिखा जाने वाला पत्र है। शाखाओं को कोई भी सूचना देनी है या किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए यह पत्र लिखा जाता है। अधिकारियों के बीच होता है। इस प्रकार धंधा की पीढ़ी मुख्यालय से शाखाओं और शाखाओं से मुख्यालय की तरफ क्या करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। इसे अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार कहा जाता है। उसे संस्थागत पत्र व्यवहार भी कहते हैं। ये पत्र व्यवहार नोटिस, परिपत्र या मेमो के स्वरूप में होते हैं। विविध विभागों के बीच संपर्क मौखिक सूचना या अन्य संचार माध्यमों द्वारा होता है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि कंपनी के द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती है अधिकतर मौखिक दी जाती है, पर कंपनी सबूत के तौर पर या किसी भी लंबे समय या भविष्य में उसे उपयोग करने हैं तो वो क्या करती है, अपनी सारी जानकारी पत्रों के माध्यम से देने का योग्य समझती है। फिर भी अंतर विभागीय पत्र व्यवहार निम्नलिखित आवश्यक की दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही जरूरी है। हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति मौखिक सूचना का अमल नहीं करते, पर जब लिखित सूचना होती है तो उसे अमल भी करना पड़ता है और लंबे समय का भविष्य में कभी भी उसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पत्र को फाइलिंग की जा सकती है, उसे संभाल कर रखा जा सकता है और कभी भी किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी हो तो वहाँ पर उसे क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर मुद्दा है कि अंतर विभागीय पत्र व्यवहार की आवश्यकता, तो इसकी आवश्यकता क्यों दी गई है, तो पहला है कि दीर्घकालीन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर किसी भी विभाग के द्वारा या शाखा के द्वारा जो भी पत्र लिखा जाता है उसे लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है, फाइलिंग की जा सकती है, ताकि हमें अगर हम उसे भूल भी जाए, उस पत्र में क्या लिखा है या कुछ क्या घटना हुई है, अगर वो हम भूल भी जाएं तब भी पत्र के माध्यम से उसे हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद है जानकारी की फाइलिंग करके भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। जो भी पत्र हम लिखते हैं उसका फाइलिंग करके हम लोग भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। कभी अनिच्छनीय या प्रत्यक्ष रूप से संकोच का अनुभव होता है, यानी अगर कभी कर्मचारी अथवा तो ऑफिस स्टाफ के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर संकोच है मन में कि अगर हम ये कहेंगे तो लोगों को ये लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसी कोई बातें हैं, या कर्मचारी को अगर शाखा तक अपनी कोई बात पहुंचानी हो या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी देनी हो तो अगर संकोच हो, वह सामने न बोल सकता हो, तो वो क्या करता है, पत्र के द्वारा भी अपने ऊपरी अधिकारी को पत्र लिख सकता है, जिसमें संकोच की कोई आवश्यकता होती नहीं है। इसके बाद दिया हुआ है विभाग या मुख्यालय के बीच हुए विचार या जानकारी की लेन देन को दस्तावेजी सबूत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। विभाग और मुख्यालय के द्वारा जो भी कार्य करने को कहा गया हो उसे क्या किया गया है, विचारों को पत्रों के माध्यम से लिखा गया ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकते और सबूत के तौर पर उसका उपयोग किया जा सके। इसके बाद है संबंधित व्यक्ति को लिखित में सौंपे गए कार्य के कारण वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहते हैं। जिस अधिकारी को या जिस भी व्यक्ति को ये पत्र लिखा जा रहा है वो सबूत के तौर पर हमारे पास रहता तो है ही, साथ में कंपनी के विविध शाखाओं के बीच में भी रहता है, जिसके कारण ये लिखित पत्र व्यवहार होना बहुत ही आवश्यक भी है। दूसरा कि जो भी कर्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया हो वो अगर लिखित स्वरूप में उसके पास हो तो वो हमेशा अपने कार्य करने के लिए क्या रहते हैं, सचेत रहते हैं, जागृत रहते हैं। और अंतिम दिया, यह कम खर्चीला एवं अधिक प्रभावशाली संचार माध्यम है।
ये बहुत ही कम खर्चीला, मौखिक रूप से तो बिल्कुल ही खर्च नहीं होता है, पर पत्र देने से, जैसे कि ऊपर के हम लोगों ने मुद्दे देखे उसी तरह से पत्र देने से ये क्या होता है, एक सबूत के तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत ही कम खर्चीला होता है और प्रभावशाली संचार माध्यम है कि हर एक व्यक्ति का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हमको 3 चीज़ें देखनी है मुख्य रूप से। जो सबसे प्रथम जो है वो है नोटिस, यानी कंपनी के विभाग के द्वारा किसी भी कर्मचारी के किसी कार्य को लेकर या किसी वस्तु को या किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर जो पत्र लिखा जाता है, उसे जानकारी दी जाती है, उसे हम नोटिस कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्यापारी पीढ़ी या संस्था में कानून या वैधानिक अथवा कार्यालय के ढांचेगत बात व उसमें होने वाले परिवर्तन तथा उसके अमलीकरण से संबंधित, यानी अगर किसी भी प्रकार की कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन में होने, उस परिवर्तन के साथ उसका अमलीकरण के लिए भी क्या किया जाता है, कर्मचारियों को जो जानकारी दी जाती है उसे हम नोटिस कहते हैं, ताकि कंपनी के कर्मचारी उसे क्या करें, निजी तौर पर लें और कंपनी के कार्य में अपना सहयोग दे, इसलिए उन्हें नोटिस भेजा जाता है। आगे देखते हैं नोटिस के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला दिया है कि जब नीति विषयक बातों का संपूर्ण पालन न होता हो तब कर्मचारी को ध्यान आकर्षण करने के लिए कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कर्मचारी अपने कर्तव्य से आगे पीछे हो जाए या अपना काम सही ढंग से नहीं करता है, तब उसे उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए कर्मचारी को ये नोटिस दिया जाता है। दूसरा है परिस्थिति अनुसार किए गए परिवर्तनों का कर्मचारी को बताने हेतु, यानी जब परिस्थिति का मतलब है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके अंदर हमें बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, कार्यालय को लेकर, समय को लेकर, किसी कार्य को लेकर, अथवा किसी कर्मचारी के न आने पर हमें उसके स्थान पर नौकरी करने के लिए या उस जगह को भरने के लिए भी जब भी हमें कहा जाए तो उसके रूप में नोटिस हमें दी जाती है। कई बार कर्मचारी को निश्चित क्रम या निश्चित कार्य पद्धति अनुसार कार्य करने का आदेश देने के लिए, जिस तरह हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर जो भी कार्य होता है वो सारे के सारे कार्य स्टेप वाइज होते हैं, पर अगर कोई कर्मचारी अगर स्टेप वाइज वो कार्य नहीं करता है तो उसे नोटिस देकर उसे वह कार्य स्टेप वाइज कराने के लिए कहा जाता है, ताकि वह कार्य सही ढंग से कर सके। उसके बाद है सामान्य रूप से किसे कौन सा कार्य कब और किस क्षेत्र में रहकर करना। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां, सभी कंपनियों के अंदर अलग अलग विभाग होते हैं, किसी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, किसी में फिटिंग होता है, किसी में कि वायरिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग विभाग होते हैं। तो उन विभागों के अंदर कौन से कर्मचारी को कौन सा कार्य करना है उसके बारे में वहाँ पर क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। आगे है कार्य की प्रगति की रिपोर्ट किससे व किसको देना है उसकी जानकारी देने हेतु। अगर कोई भी कर्मचारी जो भी कार्य करता है या कोई सी भी अधिकारी कोई भी अगर कार्य करता है तो उस कार्य की जानकारी हमें किसे देनी है, किस व्यक्ति को देनी है, उसकी जानकारी वहाँ पर उस पत्र में दी जाती है। भाई कि अगर आपने ये कार्य किया है तो आपके मैनेजर, आपके ब्रांच मैनेजर को ये पत्र लिखना है, अथवा आपके ऊपरी मैनेजर को ये पत्र लिखना है, इसके बारे में जानकारी देनी है, अथवा जो कंपनी के मालिक है उन तक वो पत्र लिखे जाते हैं। इसके बाद दूसरा एक मुद्दा शुरू होता है जो है परिपत्र। परिपत्र का अर्थ क्या है, तो व्यापारी पीढ़ी या संस्था के व्यवस्था तंत्र द्वारा निर्मित आचार संहिता की सूचना से कर्मचारियों के समूह को समय समय पर अवगत कराने का अभिगम से लिखा जाने वाला पत्र अर्थात परिपत्र। यहाँ पर क्या लिखा है, तंत्र द्वारा यानी व्यवस्था तंत्र द्वारा निर्मित आचार संहिता की सूचना। आचार संहिता का मतलब है कि यहाँ पर जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को ध्यान में रखकर कर्मचारी अगर कोई कार्य नहीं करता है तो उसे उस कार्य को करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे हम परिपत्र कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे नीति नियम भी बनाए हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं, जिससे कर्मचारी को क्या करना होता है, पालन करना होता है, उसे हम लोग कहते हैं परिपत्र। परिपत्र व्यवहारिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण रखता है। आप किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति या किसी भी पीढ़ी के वहाँ जब भी जाते हैं तो कंपनी के द्वारा बहुत सारे नीति नियम बनाए जाते हैं
कितने समय कंपनी शुरू होगी, कितने समय रिसेस पड़ेगी, कितने बजे छूटेगी, कौन से कर्मचारी को क्या कार्य करना है, कब करना है, कैसा करना है। इसके अलावा बहुत सारे और भी नीति नियम होते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पर क्या किया जाता है, पर कर्मचारियों को परिपत्र लिखा जाता है। कंपनी के नियमों को बताया जाता है कि कब आप क्या कर सकते हो, कितनी छुट्टियां ले सकते हो, कितनी नहीं ले सकते हो, उसकी सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। परिपत्र के कार्य लिखे हुए हैं, देखते हैं कि कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र के बारे में मार्गदर्शन देना। उनके कार्य क्षेत्र यानी उन्हें जिस क्षेत्र के अंदर वह अपना कार्य करें उन्हें क्या देना, उसके बारे में मार्गदर्शन देना, जानकारी देना। क्योंकि कोई भी कर्मचारी के साथ जब भी कुछ नया परिवर्तन होता है तो उसे उसका क्या देना, मार्गदर्शन देना आवश्यक होता है। दूसरा दिया है, व्यवस्था तंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों का योग्य पालन संबंधी कर्मचारी को मार्गदर्शन देना। व्यवस्था तंत्र कर्मचारी, हम लोग देखते हैं, आप लोग बीए में पढ़ ही रहे होंगे, पहले ही चैप्टर में दिया है कि कंपनी के अंदर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती है, चालन समझे। तो संचालन किस तरह से किया जाता है, तो कंपनी के बहुत सारे अलग अलग तंत्र होते हैं, उस तरह से पूरा व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था तंत्र के अंदर कर्मचारियों को कौन से कार्य करने हैं, किस कर्मचारियों को कहाँ रहना है, कैसे करना है, उसके निर्णयों का योग्य पालन संबंधी कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके बाद है, कर्मचारी से क्या अपेक्षा है उसके विषय में स्पष्टीकरण करता है। अपेक्षा, हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य जब भी करता है या कराता है तो उसकी कुछ न कुछ अपेक्षाएं होती हैं। बिना अपेक्षाओं के कोई कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर भी कंपनी को कर्मचारी से किस प्रकार की अपेक्षा है उसके बारे में क्या दी जाती है, यहाँ पर जानकारी दी जाती है परिपत्र के द्वारा। उसे कहा जाता है कि हम आशा रखते हैं कि आप ये कार्य अच्छी तरह से करेंगे, इस तरह से लिखा जाता है, जिसे हम परिपत्र के रूप में जानते हैं। अंतिम दिया, कर्मचारियों में समानता रखने का कार्य। कर्मचारियों के अंदर समानता रखना, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से कर्मचारी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ भेदभाव रखते हैं। तो उन भेदभाव को खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, परिपत्र लिखा जाता है। इसके बाद है परिपत्र के लक्षण। परिपत्र किसी एक कर्मचारी के लिए नहीं परंतु कर्मचारी गण को संबोधित करके लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं परंतु क्या किया जाता है, समूहगत यहाँ पर ये परिपत्र लिखा जाता है। अगर कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है या किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर कोई परिवर्तन होता है, कर्मचारी को कहीं भी दूसरे कार्य करने हो या किसी प्रकार का कार्य कोई रुकावट आती हो, तो उसके खेत के लिए भी यहाँ पर क्या किया जाता है, सामूहिक रूप से परिपत्र लिखा जाता है, जबकि नोटिस व्यक्तिगत रूप से लिखी जाती है। आगे है, परिपत्र में प्रदर्शित विवरण समूह के सभी सदस्यों के एक समान लागू होता है। परिपत्र के अंदर जितने भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों का क्या होता है, सभी कर्मचारियों पर एक समान लागू होता है, क्योंकि कंपनी के द्वारा जो भी नीति नियम बनाया जा रहा है उनका पालन सभी को करना है और सभी के लिए होता है। आगे है, परिपत्र का स्वरूप सामान्य रूप से अन्य पत्र जैसा ही होता है। कहने का मतलब है कि परिपत्र जो लिखा जाता है वो अन्य पत्र के समान, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं बराबर, शाखाओं से शाखाओं के बीच या किसी भी जानकारी को देता पत्र लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी परिपत्र लिखा जाता है। फिर भी कई बार उसमें संबोधन या शुभेच्छक दर्शक समापन नहीं दर्शाया जाता है। शुभेच्छक और शुभेच्छक समापन संबोधन नहीं दर्शाया जाता है, क्योंकि ये परिपत्र है, ये किसी को कोई जानकारी देने के लिए लिखा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर शुभेच्छा दर्शक समापन होता नहीं है। परिपत्र में तारीख और समय का विशेष महत्व है, हम जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि सभी पत्रों के अंदर तारीख का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तारीख के ऊपर से ही हम पता कर सकते हैं कि ये पत्र कब लिखा गया और उसका अमल अभी तक नहीं हुआ, उसके विषय में जानकारी दी जा सकती है। अंतिम है, परिपत्र में निश्चित वर्ग के कर्मचारियों को नीति विषयक निर्णयों के अमल की ओर ध्यान आकर्षण हेतु पत्र लिखा जाता है। कंपनी के द्वारा या कंपनी के व्यवस्था तंत्र के द्वारा किसी भी कर्मचारी को जब ये पत्र लिखा जाता है तो नीति विषयक निर्णयों की जानकारी के लिए, उसका अमल करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, परिपत्र लिखा जाता है। इस प्रकार कर्मचारी संचालन संबंधी नोटिस और परिपत्र दोनों नियत संदर्भ में सूचना संचार द्वारा कर्मचारी को उनके दायित्व के प्रति सचेत करता है। फिर भी इनके बीच में अंतर दिए हुए हैं, देख लेते हैं। नोटिस और परिपत्र के बीच अंतर है। नोटिस व्यक्ति अथवा समूह को संबोधित करके लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया कि नोटिस व्यक्ति अथवा समूह को
कितनी बार, ज़्यादातर नोटिस जो लिखे जाते हैं वो व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही क्या किया जाता है, लिखा जाता है, जबकि परिपत्र अधिकांश रूप से समूह को संबोधित करके ही लिखा जाता है। नोटिस के द्वारा कानूनी दृष्टिकोण स्पष्ट किए जाते हैं। कानूनी दृष्टिकोण यानी कंपनी के द्वारा बनाए गए नियमों को अमल करने के लिए यहाँ पर क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। उसे स्पष्ट कहा जाता है कि अगर ये कार्य नहीं किया तो आपके ऊपर कानूनी रूप से ये कार्यवाही की जा सकती है। जबकि परिपत्र के अंदर प्रशासनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाता है। प्रशासनिक यानी हमारी प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य आपको दिए गए वो कार्य आपको सही ढंग से करना है, व्यवहारिक दृष्टि से करना है। नोटिस द्विमार्गीय संचार व्यवस्था है। नोटिस द्विमार्गी यानी दो मार्गी है, यानी शाखा से कर्मचारी को दिया जाता है और कर्मचारी के द्वारा शाखा को भी नोटिस दिए जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि अर्थात कर्मचारीगण ऊपरी अधिकारियों को तथा ऊपरी अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस दे सकते हैं, जबकि परिपत्र में ऐसा नहीं होता है। परिपत्र एक मार्गीय संचार व्यवस्था है। ऊपरी संचालक वर्ग द्वारा उनके अधीन कर्मचारियों को भेजा जाता है, यानी मैनेजर के द्वारा कर्मचारियों को दिया जा सकता है, कर्मचारियों के द्वारा मैनेजर को कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। आगे है, जिस बात के लिए नोटिस देना हो उस बात के लिए परिपत्र भेजा जा सकता है, यानी इसमें विषय लिखे जाते हैं कि किस विषय के द्वारा, किस विषय पर आपको ये नोटिस पत्र भेजा जा रहा है। जबकि परिपत्र के अंदर जिस बात के संदर्भ में परिपत्र भेजना हो उस बात के संदर्भ में नोटिस नहीं भेजी जा सकती, यानी विषय के तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता नहीं है।